नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। एफएम न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं नितीशा बंसल। हमारे इस खास कार्यक्रम में हर रोज हम कुछ ऐसे मुद्दों के बारे में बातचीत करते हैं, कुछ ऐसी जानकारियां आप तक पहुंचाते हैं जो आपके लिए जरूरी हैं, आम जनजीवन से आपकी जुड़ी हुई हैं। और आज हम एक बार फिर ऐसे ही एक मसले को लेकर बात करने वाले हैं। आज हम बात करेंगे कोरोना के नए अवतार के बारे में। आज हम बात करेंगे JN.1 की। JN.1 कोरोना का नया अवतार है, नया सब वेरिएंट है, जिसके मामले अब तक चीन में देखे जा रहे थे, लेकिन अब इसने भारत में भी दस्तक दे दी है। भारत में लोग न सिर्फ बीमार हो रहे हैं, बल्कि लोगों की मौतें भी होना शुरू हो गया है। अकेले केरल राज्य में 3 लोगों की मौत हुई है कोरोना के इस नए वेरिएंट के, इस नए सब वेरिएंट के चलते। और इसके अलावा देश भर में कोरोना के मामलों में इस बीच कुछ तेजी आई है। WHO ने भी इसे वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट करार दिया है। वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब आपको समझाते हैं। वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब यह है कि यह खतरनाक नहीं है, लेकिन ये फैल सकता है, तेजी से प्रसारित हो सकता है। इसके साथ ही आज केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने भी JN.1 को लेकर बैठक बुलाई, यानी कि पूरी तरह से स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। अब केरल में जहां सबसे ज्यादा अभी तक JN.1 के वेरिएंट मिले हैं, वहां कोविड प्रोटोकॉल फॉलो करने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। इसके अलावा जो आसपास के राज्य हैं, कर्नाटक, तमिलनाडु, यहां पर भी कोविड के इस नए अवतार के, कोविड के इस नए सब वेरिएंट के मामले मिलना शुरू हो चुके हैं, मरीज मिलना शुरू हो चुके हैं। इसलिए वहां पर भी प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। बीते रोज मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री मोहनलाल यादव ने भी बताया था कि मध्य प्रदेश में भी कोविड प्रोटोकॉल फॉलो करवाया जा रहा है। कई राज्यों में 60 से ऊपर के लोगों को, जिनकी आयु 60 पार हो चुकी है, उन्हें मास्क पहनना अनिवार्य है। और इस तरह की तमाम दिशा निर्देशों के जारी करने के साथ ही यह भी सरकार की तरफ से कहा गया है कि आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, परेशान करने होने की, डरने की जरूरत नहीं है। सावधानी बरतें, अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, क्योंकि कोविड को हमें फैलने से रोकना होता है। सबसे पहला लक्ष्य यही है कि आप इस महामारी को फैलने से रोकें। कितनी घातक या खतरनाक साबित होगी उसके बारे में तभी कहा जा सकता है जब इससे पहले हम फैलने से रोक पाएं। और आज इसी को लेकर हम बातचीत करेंगे। हम बात JN.1 के बारे में भी करेंगे कि ये जो नया सब वेरिएंट है ये क्या है। दरअसल बताया जा रहा है कि इस सब वेरिएंट के में और जो वायरल फ्लू है, नॉर्मल वायरल फीवर जो होता है, इन दोनों के लक्षण बिल्कुल एक से हैं। इन दोनों के बीच फर्क कर पाना बहुत मुश्किल होता है। तो आज इस कोविड के नए सब वेरिएंट के बारे में हम बात करेंगे। इसके साथ ही हम ये भी बात करेंगे कि सर्दियों के इस मौसम में जिस तरह से तमाम अस्पतालों में मरीजों की नई नई लंबी लंबी कतारें लग रही हैं, वो क्यों लग रही हैं, कैसे इन सर्दियों में आप अपना ख्याल रख सकते हैं। कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनके साथ हम चर्चा करेंगे, इस नए सब वेरिएंट के बारे में बात करेंगे, इसके बारे में जानकारी हासिल करेंगे। साथ ही साथ सर्दियों के मौसम में किस तरह से लोगों को दिक्कतें होती हैं उसके बारे में बात करेंगे। क्या वजह है, क्यों अचानक जैसे ही तापमान गिरने लगा है अस्पतालों में OPD की कतारें लंबी होने लगी हैं, कैसे खुद को बचाएं, अपनों को बचाएं, इसके बारे में भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको यह समझना जरूरी है कि चाहे COVID-19 हो या फिर कोई और वायरल फ्लू हो, कोई भी बीमारी हो, इसके लिए आपको सावधान रहना, सतर्क रहना बेहद जरूरी है। आपको अपना ख्याल रखना जरूरी है। आप एहतियात बरतेंगे तो आप किसी भी बीमारी से लड़ सकते हैं, उससे अपना बचाव कर सकते हैं।
मेहमान जो हमारे साथ आज इस पैनल में जुड़े हुए हैं उनसे आपका तारुफ करवा दूं। हमारे साथ डॉक्टर राजीव कक्कड़ जुड़े हुए हैं जो कि कोरोना एक्सपर्ट हैं। साथ ही साथ हमारे साथ डॉक्टर रविंद्र पोरवाल जुड़े हुए हैं जो कि एक आयुर्वेदाचार्य हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का FM न्यूज पर। सबसे पहले डॉक्टर राजीव आपके पास में आऊंगी। डॉक्टर कक्कड़, JN.1 नया सब वेरिएंट सामने आया है, अब तक क्या कुछ जानकारी इसके बारे में मिल पा रही है? बिल्कुल सही है। एक नया वेरिएंट है जो पिछले कुछ समय पहले केरल में पहली लेडी को डायग्नोज करा गया था। जो महिला अब पूर्णतः स्वस्थ है। कोई भी कोविड केसेस, कभी हम लोग के पास में कुछ न कुछ केसेस आते रहे हैं। 100% कभी भी ऐसा नहीं हुआ है कि ये वायरल इंफेक्शन हम कहें कि पूर्णतः खत्म हो गया, लेकिन इसकी इंटेंसिटी कम हो गई थी, इसकी इन्फेक्टिविटी खत्म हो गई थी। लेकिन जो ये नया वेरिएंट है इसमें देखा गया है इसके ऊपर जो वायरस है, इसके ऊपर की जो कोटिंग है, इसमें जो स्पाइक प्रोटीन है इसमें वेरिएशन हुआ है, इसमें म्यूटेशन हुआ है। इसकी वजह से जो म्यूटेशन हुआ है इसकी इन्फेक्टिविटी कम से कम 3 गुना ज्यादा नॉर्मल कोविड से ज्यादा बढ़ गई है। यानी कि एक पेशेंट को, अगर वो पेशेंट एक कोविड पेशेंट 10 लोगों को इन्फेक्ट करता है तो ये 30 लोगों को इन्फेक्ट करेगा। यानी इन्फेक्टिविटी बहुत बढ़ गई है। जहां तक सीवियरिटी की बात है तो ऐसा लगता नहीं है कि ये बहुत ज्यादा सीवियर है। अभी तक इसमें सीवियरिटी ज्यादा नहीं आई है। जिसको हुआ है वो भी 100% क्योरेबल है। ये सब हम लोग पिछली बार से, पिछले 2 सालों से जिसमें हम लोग ट्रीट करते रहे हैं, ये मानते हैं, जानते हैं कि इट इज इन्फ्लुएंजा वायरस, इन्फ्लुएंजा की तरह मैनिफेस्ट करता है। ये RNA वायरस है। मोस्टली ये माइल्ड इन्फेक्शन होता है। कुछ % केसेस में ये ज्यादा डेडली हो जाता है, जिसमें कि लंग का इन्वॉल्वमेंट होता है और सांस की में तब्दीली हो जाती है। अभी तक जो देखा गया है उसमें बहुत ज्यादा सीवियरिटी तो नहीं है। इसके जो सिम्टम्स है वो ज्यादातर फ्लू की तरह है, कफ कोल्ड होता है। लेकिन इस बार जो इसके जो वेरिएशन के बारे में देखा गया कि इसमें कुछ एब्डोमिनल सिम्टम्स भी, यानी लूज मोशन, पेन इन एब्डोमेन, इस तरह के सिम्टम्स भी इसमें आ सकते हैं। तो अभी नंबर ऑफ केसेस तो बहुत कम है, लेकिन ये वेरिएंट आ गया जिसकी इन्फेक्टिविटी ज्यादा है। और जैसे कहा गया कि लेवल ऑफ कंसर्न है, यानी कि हमें एहतियात बरतने की जरूरत है। इसको इन्फेक्शन को स्प्रेड करने की जरूरत नहीं है। अगर बहुत स्प्रेड करेगा तो परेशान कर सकता है। इसलिए इसके बारे में जो भी चीजें हैं वो बहुत ध्यान से करने की जरूरत है। ठीक है जी। डॉक्टर कक्कड़, जिस तरह से आपने बताया कि इस बार ये जो नया सब वेरिएंट है इसके फैलने की जो दर है वो 3 गुना है। यानी कि अगर पहले जो कोविड के मरीज थे उसके संपर्क में 10 लोग आते थे, 10 इन्फेक्ट होते थे, तो इस बार इस कोविड मरीज के संपर्क में आने वाले 30 लोग इन्फेक्ट होंगे। तो क्या ऐसे में हमें सतर्क हो जाने की जरूरत नहीं है? क्या वजह है कि सिर्फ कुछ ही राज्यों में कोविड प्रोटोकॉल फॉलो करवाने की बात कही गई है? बिल्कुल सही है कि सतर्क होने की जरूरत है। WHO के जो गाइडलाइन है वो भी यही कह रही है कि हमें सतर्क होना है। सीवियरिटी तो नहीं है, लेकिन इन्फेक्शन किस समय किस मोड़ पर क्या रूप ले लेगा ये आने वाला समय बताता है। जो हम लोगों ने बात करी है कि हम लोग केरल में जनरली इसकी शुरुआत होती है। अगर हम लोगों ने बिल्कुल 2019 के दिसंबर की बात करें तभी हम लोगों की शुरुआत तभी हुई थी कि जो जहाँ पे इंटरनेशनल फ्लाइट्स आती थी बाहर से, जहाँ पे जो विजिटर्स ज्यादा आते हैं वहां पे इसकी ज्यादा इन्फेक्शन के ज्यादा चांसेस हैं। केरल में काफी लोग ऐसे हैं जो वर्क करने के लिए आउट ऑफ कंट्री वर्क कर रहे हैं, जो इस पर्टिकुलर सीजन में दिसंबर में आते हैं, वापस आते हैं विंटर्स में, जो न्यू ईयर के मनाने के लिए, फेस्टिवल मनाने के लिए वापस आते हैं, तो अपने साथ इन्फेक्शन भी लेकर आते हैं। दूसरी चीज जो आपने बहुत सही कही है कि वायुमंडल का, वातावरण का, ह्यूमिडिटी का, इनका प्रकोप का भी, इसका असर भी आपके ऊपर पड़ता है। आपकी इम्यूनिटी, आपके खाने पानी के ढंग से, आप किस इन्वायरमेंट पे रह रहे हैं, इनका भी प्रेशर के ऊपर फर्क पड़ता है। लोकल इम्यूनिटी और इन्फेक्टिविटी के फर्क पड़ता है। दूसरी चीज है उस पर्टिकुलर एरिया में पॉपुलेशन क्या है। ओल्ड एज वाले हैं, बहुत छोटे बच्चे हैं, प्रेग्नेंट ज्यादा है, जिनकी इम्यूनिटी कम है, जहाँ पे डायबिटीज ज्यादा है, कार्डियक प्रॉब्लम ज्यादा है, वहां पे इन्फेक्शन होने के ज्यादा चांसेस होते हैं। हमारी लाइफ स्टाइल क्या है, खान पान का ढंग है, इसके ऊपर डिपेंड करता है। केवल ये कहें कि केवल केरल में है, ऐसा नहीं है। केरल में इसलिए क्योंकि वहां पे मूवमेंट ज्यादा होता है। उसके अलावा जब भी हम लोगों ने पिछली बार देखा, जितने भी मेट्रोज है जहाँ पे फ्लाइट उतरती है, स्पेशली इंटरनेशनल फ्लाइट होती है, वहां पे ज्यादा होता है। तो सतर्क रहने की जरूरत है।
बिल्कुल सही बात है। स्पेशली अगर हम लोगों ने अब देखा कि गवर्नमेंट ने, इंडियन गवर्नमेंट ने अपने गाइडलाइन शुरू कर दी है, जो इंटरनेशनल साइट्स है उसमें भी एक चेकअप शुरू हो गया है। ऐसा नहीं है कि नंबर ऑफ केसेस कम है, इनफैक्ट अभी हम लोग को जो डिटेक्शन है, जो हम लोग के इन्वेस्टिगेशन है, कम हो रहे हैं। अगर हम देखें कफ कोल्ड के केसेस इस समय बहुत ज्यादा आ रहे हैं, पिछले 1 महीने से ज्यादा आ रहे हैं। अगर हम उनको टेस्ट करें तो शायद इसमें कोविड पॉजिटिव मिल जाए, लेकिन डरने की जरूरत नहीं है। जैसा कि आपने कहा है, उसी प्रोटोकॉल को, डिस्टेंस को, बहुत ह्यूमिडिटी वाली प्लेस पे, बहुत ज्यादा कंजेस्टेड एरिया में अवॉइड करना, जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज है, जिनकी प्रतिरोधक क्षमता कम है, ओल्ड एज है, प्रेगनेंसी है, जिनको डायबिटीज है, जिनको कुछ ट्रांसप्लांट के पेशेंट है, जिनको कैंसर की दवाई चल रही है, इम्यूनो सेपरेशन यानी प्रतिरोधक क्षमता करने वाली जो ड्रग चल रही है इस ड्राइव पर है, उनको विशेष ख्याल रखने की जरूरत है। मास्क लगा के रखें, हर घंटे 2 घंटे में उनको हाथ को धोते रहें, अपने हाथ को मुंह के पास, नाक के पास न लाएं। मास्क लगा रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखें, क्योंकि ये मास्क आपको अंदर की तरफ हाथ से टच नहीं करना है, जो भी करना है साइड से टच करके निकालना है। मास्क को ऐसे ही उल्टा करके या जेब में करके न रख करके एक प्रॉपर एक सिलोफन के कागज में या लिफाफे में बंद करके रखें और हाथ धो करके उसको निकाल करके उससे उपयोग करें। अगर ऑर्डिनरी मास्क के कपड़े का उपयोग कर रहे हैं तो उसको हर 24 घंटे 48 घंटे में बदल दें। अगर आप बहुत कंजेस्टेड एरिया में या आपका वर्क ऐसा है जो कि बहुत इंडस्ट्रियल एरिया में वर्क कर रहे हैं, हॉस्पिटल में वर्क कर रहे हैं, तो कोशिश करें N95 करें, क्योंकि इस समय 2 फैक्टर काम कर रहे हैं, टेम्परेचर, पॉल्यूशन और साथ में इन्फेक्शन। तो तीनों कंबाइन करके आपकी लोकल इम्यूनिटी को कम करता है। जो एक्सट्रीम लो टेम्परेचर होता है वो एक इंसर्ट करता है ब्रोंकस को, वहां पे जो प्रतिरोधक क्षमता है, इम्यूनिटी, एंटीबॉडीज बनने की क्षमता है, वहां पे कम कर देता है। स्पेशली दोज हु आर स्मोकर या टोबैको का उपयोग कर रहे हैं, तो इसलिए इन बातों का ध्यान रखें, लाइफ स्टाइल मैनेज करें, प्रॉपर डाइट एंड स्लीप के ऊपर रखें और प्रोटोकॉल जो बताए गए हैं उनका अभी से पालन करें, जिससे कि वो इन्फेक्शन कोविड को मान के करा गया है कि इट इज हैवी वायरस। इसकी शक्ल देखें तो एक मास्क, एक जो कहते हैं कैट की तरह है, एक ताज की तरह इसका है, यानी कि एक क्वीन वायरस कहते हैं इनको। जब तक आप इसको आमंत्रित नहीं करेंगे, इनवाइट नहीं करेंगे, तब ये आपके घर में नहीं आ सकता है। इसलिए अपने घर में लाने से पहले कोशिश करें इसको बाहर ही रखें। कक्कड़, हमने लक्षणों के बारे में जान लिया, क्या लक्षण है। खास बात यह है कि बिल्कुल वायरल फ्लू जैसा ये प्रतीत हो रहा है और मौसम भी ऐसा है कि लोगों को ठंड लगकर बुखार आना, सर्दी जुकाम होना बहुत ही स्वाभाविक है, इसमें कुछ नया नहीं है। तो लक्षण दिखने के कितने दिन बाद तक लोग निश्चिंत रह सकते हैं, या कब उन्हें सतर्क हो जाना चाहिए कि हमें डॉक्टर की सलाह लेना जरूरी है, हमें अपने टेस्ट करवाना जरूरी है? बिल्कुल सही है। इसके लक्षण बिल्कुल फ्लू की तरह होते हैं, कफ, कोल्ड, बॉडी एक और फीवर आना। लेकिन कभी अगर आपका बुखार 4 या 5 दिन के अंदर नहीं उतर रहा है, बॉडी की पेन बहुत जरूरत ज्यादा हो रहा है, आपको सांस लेने में दिक्कत हो रही है और आपका ऑक्सीजन सैचुरेशन जो पल्स ऑक्सीमीटर से देख रहे हैं वो 95, 96 था, 97 था और 2 डिजिट कम हो रहा है, सेकंड डे फिर 2 डिजिट कम हो रहा है। अभी है तो 90 के अंदर ही, 90 के ऊपर ही है, बहुत ज्यादा कम नहीं हुआ है, लेकिन बहुत तेजी से अगर उसको कम हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि डिसैचुरेशन शुरू हो गया है। आपका वायरल का इन्फेक्शन आपको लंग को प्रभावित कर रहा है, आपको मुंह से सांस लेने की जरूरत पड़ रही है, शॉर्ट एंड शैलो ब्रीदिंग हो रही है, आप पहले एस्थमेटिक हैं या सीओपीडी के पेशेंट हैं, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज है, उस कंडीशन में आपको फौरन डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। एक बेसिक टेस्ट, चेस्ट एक्सरे, जो सस्ती जांच है गवर्नमेंट हॉस्पिटल में फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, एक सीबीसी जिसे हम कहते हैं टोटल ब्लड काउंट है, वो करा के देखें, उसमें उसकी मात्रा देखें कि वो इन्फेक्शन बैक्टीरियल है कि वो इन्फेक्शन वायरल है। वायरल में जनरली टोटल काउंट नहीं बढ़ता है और केवल पल्स ऑक्सीमीटर करने तो स्वयं जाकर के दवा की दुकान पे दवाइयां ना ले करके आप डॉक्टर की सलाह लें, क्योंकि वायरल इन्फेक्शन में आपको एंटीबायोटिक का उतना जरूरत नहीं है, अननेसेसरी एंटीबायोटिक का उपयोग ना करें। कुछ मेडिसिन केवल डोलो या केवल पैरासीटामोल का उपयोग करें। कुछ मेडिसिन ऐसी भी होती है, आपको आजकल जो फीवर हो रहा है, कुछ दिनों पहले आपको डेंगू हो रहा था, मलेरिया हो रहा था, चिकनगुनिया हो रहा था। डेंगू में प्लेटलेट काउंट कम होते हैं, कुछ एंटीबायोटिक के साथ में अगर कुछ दर्द की दवाइयां ऐसी भी होती हैं जो प्लेटलेट को घटाती हैं, तो अपने आप दवा का उपयोग करेंगे तो फिर वो
वो हानिकारक हो सकता है। कभी कभी ओवरलैप इन्फेक्शंस होते हैं, आपको डेंगू के साथ में चिकनगुनिया के साथ में कोविड या इस तरह से चीजें हो सकती हैं, इसलिए इसको ध्यान से करने की जरूरत है, स्पेशली डायबिटिक पेशेंट्स को। और जो कफ सिरप होता है, अगर आपको खांसी आ रही है तो कफ सिरप भी एक दवाई है। दवा के दुकान में हमने अक्सर देखा है कि लोग बाग शीशी खोल करके मुंह से लगा करके एक दो घूंट पी लेते हैं, वो एक हानिकारक होता है, स्पेशली बच्चों में, बुजुर्गों में, क्योंकि कुछ कफ सिरप 2-3 तरह के होते हैं। कुछ कफ सिरप सप्रेसेंट होते हैं, उससे नींद ज्यादा आती है, आपको सेंट्रल एक्टिव होते हैं, उसको दबा देते हैं। तो उन सब चीजों को आप स्वयं मत करें, अपने आप को हेल्थ का ध्यान रखें, डॉक्टर के पास जाकर के कंसल्ट कर लें, तो ये बेहतर आपके लिए उपयोगी होगा। ठीक है, इसके साथ ही ये भी बता दें कि क्या इसका जो टेस्ट है, जैसे कोविड का टेस्ट हुआ करता था, क्या JN.1 के लिए भी वही टेस्ट है या फिर कोई नए टेस्ट की जरूरत पड़ेगी या सबको जीनोम सीक्वेंसिंग की जरूरत पड़ेगी? कैसे टेस्ट किया जाएगा, कैसे पता किया जाएगा कि कौन व्यक्ति किस कोविड के वेरिएंट से प्रभावित है? और क्या ये पता करना जरूरी है कि कौन किस सब वेरिएंट से प्रभावित है या किस वेरिएंट से प्रभावित है? नहीं, ये जनरल पब्लिक के लिए जनरल उसको परेशान होने की जरूरत नहीं है। गवर्नमेंट के नॉर्म्स हैं, गवर्नमेंट की तरफ से जब टेस्ट ओपन हो जाता है तो स्वयं बता दिया जाता है। जहां तक की बात है कि किस टेस्ट की जरूरत है, सेम टेस्ट है, वही कोविड का जो टेस्ट है उसका एक सब वेरिएंट है, इसलिए वही टेस्ट की जरूरत है, उसी से मालूम पड़ जाएगा। और उसकी जो वैक्सीन है वो भी इसी पर्टिकुलर सब वेरिएंट में भी कारगर होती है। तो गवर्नमेंट अपने आप कराएगी। इसमें गवर्नमेंट इस समय बहुत ज्यादा जागरूक है, इसीलिए आपने सब टाइपिंग कर पाए, JN.1 को आपने आइडेंटिफाई करा, क्योंकि गवर्नमेंट खुद इसको अपने आप जीनोम करा रही है। पहले इंडिया में केवल 1 या 2 सेंटर होते थे, अब हर प्रदेश में हर सब लेवल पर ब्लड कलेक्ट करके उनका टैपिंग हो रही है, डेटा कलेक्ट हो रहा है, AI का उपयोग हो रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से सारे डेटा ऑल ओवर वर्ल्ड कलेक्ट करे जा रहे हैं, इसको पहले से डिटेक्ट करा जा रहा है। वो चीजें, सारी चीजें अब बहुत प्रभावशाली ढंग से हो रही है। पहले इनके बारे में उतनी नॉलेज हेल्थ वर्कर्स को नहीं थी, अब सबकी चीजें वो है। और पहले से गवर्नमेंट ने बहुत तरीके के डिफरेंट टाइप की वैक्सीन तैयार कर रखी है, तो इसमें डरने की जरूरत नहीं है। केवल आप हेल्थ वर्कर से, हेल्थ जो प्रोफेशनल्स है उनसे कॉन्टेक्ट करें, जिस समय जिस चीज की जरूरत होगी स्वयं अपने आप हो जाएगी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर कक्कड़ अपना समय हमें देने के लिए। डॉक्टर पोरवाल, बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। डॉक्टर AK शुक्ला, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो JN.1 कोविड-19 का, कोरोना का एक नया अवतार है। ये केरल में लोगों को प्रभावित करना शुरू कर चुका है। केरल के आसपास कर्नाटक में, तमिलनाडु में भी JN.1 वेरिएंट के मरीज मिले हैं, लेकिन सरकार का ये कहना है कि अभी परेशान होने की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ, अगर आप एहतियात बरतेंगे तो बेहतर होगा। WHO ने कहा है कि ये घातक तो नहीं है, लेकिन इसका प्रसार ज्यादा हो सकता है। यानी अगर पहले कोविड के एक मरीज के संपर्क में आने से 10 लोग बीमार हो रहे थे, तो शायद इस बार 30 लोग बीमार होंगे। लेकिन ये कितना घातक साबित होगा, ये समय के साथ पता चलेगा। ऐसा समय ना आए कि हमें इसकी घातकता पर बात करना पड़े, उसके लिए जरूरी है कि हम और आप आज ही, समय रहते ही सतर्क हो जाएं। बहरहाल फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। खबरों के लिए आप बने रहिए FM न्यूज के साथ।